हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 38 ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का। और ये जो एमईआई का जो टॉपिक है, ये कहीं ना कहीं जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एमईसी का टॉपिक डिस्कस किया था, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का जो टॉपिक डिस्कस किया था, ये उसी से रिलेट करता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या इसका दूसरा नाम अगर आपको याद हो वो होता है आईआरआर, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अभी वो शॉर्ट में कवर कर लेते हैं कि जो एमईसी का कॉन्सेप्ट था वो था क्या। तो एमईसी का कॉन्सेप्ट ये था कि जिस डिस्काउंट रेट पे हमारे आज लगने वाली कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू, इक्वल हो जाए मुझे फ्यूचर में मिलने वाले जो रिटर्न्स है उनकी प्रेजेंट वैल्यू पे। तो अब मैं जब इन फ्यूचर में मिलने वाले रिटर्न्स को, जिनको हम R1 R2 R3 से रिप्रेजेंट करते थे, इनको जब हम डिस्काउंट करेंगे, दैट इज हम इनकी प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आएंगे, जिस रेट पे ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिटर्न्स इक्वल हो जाती थी कॉस्ट के, उसको हम बोलते थे एमईसी या आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और फिर हम कंपेयर करते थे हमारे एमईसी और मार्केट में मिलने वाले आई को, दैट इज मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है। अब बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर एमईसी ज्यादा है आई से तो प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, एमईसी कम है हमारे इंटरेस्ट रेट से तो प्रोजेक्ट को हम अवॉइड कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और लेकिन एमईसी और आई जब इक्वल हो जाते थे तो फिर हम नॉन प्रॉफिट कंसिडरेशन को ध्यान में रखते थे कि भाई क्या कोई और भी ऐसा कंसिडरेशन है जिसके तहत मुझे डिसीजन लेना चाहिए, रिगार्डलेस कि मेरा इस पर प्रॉफिट भी नहीं हो रहा और लॉस भी नहीं हो रहा। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एमईसी, जो कि हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। अब जो इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए, ये जो एमईसी का कॉन्सेप्ट था, सबसे पहली बात थी ये खाली एक सिंगल फर्म से रिलेट करता था। तो सिंगल फर्म की इन्वेस्टमेंट की डिमांड कैसे रिएक्ट करेगी विद चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, तो उसका जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा था, हमने एमईसी के अंदर पढ़ा था। अब जनरल रूल हमने इसके अंदर ये पढ़ा था कि जैसे जैसे मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होगा, आरओआई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे जैसे मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा वैसे वैसे जो इंडिविजुअल फर्म है अपनी इन्वेस्टमेंट की डिमांड को बढ़ाएगी। सो अ फॉल इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल लीड टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट डिमांड, ये हमने पढ़ा था एमईसी के अंदर। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये ट्रू है खाली एक सिंगल फर्म के लिए, लेकिन इकोनॉमी के अंदर एक सिंगल फर्म तो काम कर नहीं रही है, इकोनॉमी के अंदर तो देयर आर बंच ऑफ फर्म्स व्हिच आर वर्किंग टुगेदर। सो अगर हम टोटलिटी में देखें तो ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज नॉट ट्रू। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है एमईसी का जो कॉन्सेप्ट है ये सिंगल फर्म के लिए तो ठीक है, सिंगल फर्म पे लागू हो जाता है, लेकिन जब हम मल्टीपल फर्म की बात करते हैं या हम बात करते हैं फर्म्स इन दी इकोनॉमी एज अ होल, जितनी भी मेरी इकोनॉमी के अंदर फर्म्स काम कर रही हैं, टोटल फर्म्स इन इकोनॉमी एज अ होल, सब उनके ऊपर जो मेरा एमईसी का कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता। अब जो मेरी इंडिविजुअल फर्म है वो कैसे रिएक्ट करती है वो हम एमईसी के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम ये जानना है कि जो टोटल फर्म्स है वो कैसे रिएक्ट करेगी जब हमारा इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा होता है, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड में क्या फर्क पड़ता है। अब एक जनरल लॉजिक से बात करते हैं। जब भी आपका मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है, मान लीजिए आपका जो मार्केट में जो भी इंटरेस्ट रेट था वो फॉल कर जाता है ना, ऑब्वियसली क्या होगा, जैसे ही मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होगा, जो आपके कैपिटल गुड्स की डिमांड है, कैपिटल गुड्स डिमांड, आपको सोचिए आपको कोई मशीनरी खरीदनी है, उस मशीनरी के ऊपर आप बैंक से लोन लेते हो खरीदने के लिए, अगर वो लोन सस्ता हो जाए, इंटरेस्ट रेट गिर जाए, तो जो भी आप मशीनरी खरीदना चाहते थे और आप प्लान को टाल रहे थे क्योंकि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, जैसे ही वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा आप वो मशीनरी की डिमांड करेंगे, दैट इज कैपिटल गुड्स की डिमांड विल इंक्रीज बाय ऑल फर्म, क्योंकि आप इकोनॉमी में अकेली फर्म तो है नहीं, आपके साथ साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उद्योग हैं, बहुत सारी कॉर्पोरेट घराने हैं जो ये काम मशीनरी खरीदना चाहते हैं। सो सारे के सारे जो फर्म्स है अपनी कैपिटल गुड्स की डिमांड को बढ़ा देंगे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, अब जो कंपनियां ये कैपिटल गुड्स बना रही हैं वो तो लिमिटेड है ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरर्स इज लिमिटेड, क्योंकि भाई वो तो एकदम से फैक्ट्री नहीं लगा सकती। जो कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ी है उस डिमांड को मीट करने के लिए ये जो फर्म्स बनाती हैं कैपिटल गुड्स को, वो एकदम थोड़ा डिमांड को मीट कर लेंगी। फैक्ट्री बनाने के लिए एक टाइम पीरियड होता है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम लगता है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती है उस फैक्ट्री को सेटअप करने पे। सो क्या होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ दिस कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरर्स इज लिमिटेड। सो अल्टीमेटली क्या होगा, जो आपकी डिमांड है, डिमांड फॉर कैपिटल गुड, वो एक्सीड कर जाएगी सप्लाई को, क्योंकि अब एक आधी फॉर्म अगर डिमांड करे तो ठीक है, आप ओवरनाइट फैक्ट्री को एक्स्ट्रा शिफ्ट में लगा के उतनी कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर सारे के सारे फॉर्म डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे तो आप शॉर्ट टर्म में उसको नहीं मीट कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड कैपेसिटी है। तो अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलेगा कि डिमांड आपकी एक्सीड कर जाती है सप्लाई की, और ये इकोनॉमी का जनरल रूल है, जब मेरी डिमांड बढ़ जाती है बट आई एम नॉट एबल टू मीट दैट सप्लाई, सो अल्टीमेटली प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स विल गो अप। तो जो मेन
क्रक्स है हमारे इस बात का कि जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है आपके कैपिटल का प्राइस ऊपर चला जाता है। अब ये जो कैपिटल गुड का प्राइस है इट इज नथिंग बट द कॉस्ट। जो कि आप कॉस्ट यहाँ पे लगा रहे थे वो कॉस्ट बढ़ गई ना। जो मशीन की आप खरीदना चाहते थे उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आपको पे करनी पड़ेगी वो प्रेजेंट वैल्यू पर चली गई। सो अल्टीमेटली ये जो आपने यहाँ पे अपना कैलकुलेशन करके बैठे थे वो सारी कैलकुलेशन वेस्ट, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपने की थी पुरानी कॉस्ट पे। लेकिन अब क्योंकि डिमांड बढ़ गई और सप्लाई उसमें मीट नहीं कर पा रही तो कॉस्ट आपको रिवाइज हो गई। कॉस्ट रिवाइज होगी तो आपका प्लान भी रिवाइज हो गया। सो अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलता है, जो कंपनी ने अपना एमईसी कैलकुलेट किया था वो डिक्रीज कर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि भाई मैं तो एक्स अमाउंट पे लेके बैठा हूँ, अब वो एक्स प्लस अमाउंट हो गया तो मुझे कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन वापस करनी पड़ेगी कि भाई मेरी कॉस्ट बढ़ गई तो अब मैं क्या करूं, तो मेरा एमईसी डिक्रीज कर जाएगा। और अल्टीमेटली जो हमारा एमईसी है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है जिसका कर्व है वो क्या कर जाएगा, शिफ्ट डाउनवर्ड। जो डाउनवर्ड शिफ्ट है ये कुछ नहीं है, बस ये दिखाता है कि जो आप एमएसी सोच के बैठे थे जिस पर्टिकुलर रेट ऑफ डिस्काउंट पे या जिस पर्टिकुलर रेट पे आपने मान लिया था कि हाँ भी अगर मेरा इतना भी रेट मुझे मिल रहा है तो मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लूंगा, अब वो क्या हो गया, वो प्रोजेक्ट गड़बड़ा गया। सो अल्टीमेटली जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो रही है, ध्यान से देखिएगा, जो टोटल इन्वेस्टमेंट मुझे करनी थी एक्स अमाउंट, लेकिन अब एक्स प्लस टू कॉस्ट हो गई। सॉरी मुझे करनी थी वाई अमाउंट, लेकिन अब कॉस्ट जो थी वो एक्स प्लस टू हो गई, तो मैं वाई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वाई इन्वेस्टमेंट वॉज ट्रू फॉर द एक्स कॉस्ट। अब जैसी कॉस्ट एक्स प्लस टू हो जाती है तो मुझे इन्वेस्टमेंट रिवाइज करनी पड़ेगी, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा कट बैक कर लूंगा। सो वाई से मैं वाई माइनस समथिंग कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगा। सो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इज लेस देन एक्सपेक्टेड। ये पूरा के पूरा लॉजिक है कि क्यों ये जो कॉन्सेप्ट है कि डिमांड अगर आरओआई कम होती है, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो मेरी इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ती है, ये ट्रू है सिर्फ इंडिविजुअल फर्म के लिए। लेकिन जब हम किसी इकोनॉमी के अंदर कलेक्टिवली बात करते हैं, सारी फर्म्स की बात करते हैं, सो अ फॉल इन द इंटरेस्ट रेट will ultimately leads to increase in demand, and because the firms which are producing this capital goods will not be able to meet this demand, so the my demand for the capital good will exceed the supply of the capital goods। और इकोनॉमी का रूल है डिमांड बढ़ती है सप्लाई कम है तो कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है। अब क्योंकि कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया तो मेरी जितनी भी मैंने अपनी वर्किंग कर रखी है वो सारी खराब हो गई, तो मुझे जरूरत में मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी मैं उससे कम इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो मुझे लगता रहा था कि मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी 30% से, लेकिन कॉस्ट बढ़ने की वजह से मुझे इन्वेस्टमेंट थोड़ी कट करनी पड़ गई, 25 करनी पड़ेगी, 20 करनी पड़ गई, डिपेंड करता है कि हमारा एमएसी शेड्यूल क्या है। अब इसी चीज को हम एक नॉर्मल एमएसी कर्व के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा एमएसी कर्व आपको दे रखा है। अब जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% का, मान लीजिए ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जहां पे जो फर्म है वो फुली सेटिस्फाइड है, वो कहते हैं कि भाई आप इस पर्टिकुलर रेट पे हमें कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। और देखिए किसी भी इकोनॉमी के अंदर ये जो 20% का जो हमने अपने ग्राफ के अंदर रेट लिया है, ये रेट हर इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है। इसका रीजन क्या है, भाई आपकी जो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, आपके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है वो किसी ना किसी रेट तक तो लिमिटेड रहेंगे ना। अब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में रेट बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है और आप इन्वेस्टमेंट को कट बैक करते जा रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट का रेट कम होता जा रहा है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो उस पर लिमिट होगी। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए वो 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है जहां से हमारा एमएसी कर्व स्टार्ट होता है, तो ये जो हमारा एमएसी कर्व है ये हमें गिवन है। अब मान लीजिए जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था मार्केट के अंदर वो फॉल कर जाता है 20 से 14 पे। अब जैसे ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 से 14 पे फॉल करेगा तो हमें ये देखने को मिला कि कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 30 रुपीज पे आ गई। अब जो भी कंपनी ऑलरेडी अपना स्टॉक ऑफ कैपिटल मेंटेन करके बैठी है उसके ऊपर और उसको 30 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हमारा मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 20% का। कंपनी ऑलरेडी स्टॉक ऑफ कैपिटल जो उसके पास मेंटेन है, भाई ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो ओपनिंग कैपिटल उसके पास मेंटेन होगा, वो मान लीजिए आज 100 रुपए का है। अब आप ये बोल सकते हैं कि भाई अब कंपनी और कितना स्टॉक ऑफ कैपिटल करना बढ़ाना चाहती है, उसी से मेरी डिमांड जनरेट होगी, उसी से मेरी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट आएगी कि मैं अपनी स्टॉक ऑफ कैपिटल कितना बढ़ाना चाहता हूँ। अब मान लीजिए आपकी जो इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल है या जो आप इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करना चाहते हैं या आप जो नए कैपिटल गुड्स बनाना चाहते हैं, वेरी सिंपल, आप अपनी इकोनॉमी के अंदर कैपिटल गुड्स कितना बढ़ाना चाहते हैं, कितना एडिशन करना चाहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि 100 रुपए आपकी 100 रुपए की कैपिटल आपकी ऑलरेडी पड़ी हुई है, 100 रुपए के कैपिटल गुड्स आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब आप 200 बना लेंगे या 300 बना लेंगे। आपने ये कहा जितना मेरा इस साल जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो डेप्रिशिएट होगा, जितना इस साल मेरा स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स डेप्रिशिएट होगा मैं उतना ही नया प्रोडक्शन करूंगा। अगर हमारी इकोनॉमी में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो है 10% का, मान लीजिए 10% है, तो आपने कहा कि जो मेरी डिमांड है, डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स इज लिमिटेड टू 10 रुपीज। ये 10 रुपीज कैसे निकला, जो मेरे 100 रुपए की कैपिटल है इसका 10%। रीजन, भाई ये 10 रुपए
मेरा डेप्रिशिएट हो जाएगा इस साल, इतनी मेरी कैपिटल कोस्ट खत्म हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी, ऑब्सोल्यूट हो जाएगी, तो मैं इतनी की ही डिमांड करूंगा, मुझे रिप्लेस करना है, उसको एक्सीड नहीं करना। तो अगर मैं रिप्लेसमेंट मॉडल पे काम करता हूँ तो जितनी मेरी डिमांड है वो कितनी होगी जितनी मेरी रिप्लेसमेंट है। अब मान लीजिए 20% पे इतनी मेरी डिमांड है और इतनी ही सप्लाई है, सप्लाई भी कितनी है, 10 रुपीज ऑफ कैपिटल गुड्स की है, तो मेरी इकोनॉमी कहीं नहीं जा रही, मेरे नो नीड फॉर इन्वेस्टमेंट, जितनी मेरी डिमांड है उतनी मेरी सप्लाई है, तो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है ना, जितना मुझे रिक्वायरमेंट है मैं उतना प्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी मेरी डिमांड है मैं उतना प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो कोई नई इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। सो 20% वो रेट है जहां पे मुझे नेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। रीजन, मुझे जितनी की रिक्वायरमेंट है उतनी मेरी कैपेसिटी है बढ़ाने की। अब मान लीजिए मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 14% पे। अब जैसे ही मार्केट में रेट आता है 14% पे, आप कहते हो कि सर अब आपको तो कैपिटल गुड्स बनाने की जरूरत है, आप क्योंकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी कितनी बढ़ गई, 30 पे आ गई। इसका मतलब नाउ दी एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट डिमांड आई है वो कितनी आई है, वो आई है 30 रुपीज की। लेकिन क्वेश्चन तो ये है ना, सर इन्वेस्टमेंट की डिमांड कितनी है 30 और आपकी सप्लाई कितनी लिमिटेड है 10 पे, डिमांड हो गई 30 की लेकिन आप सप्लाई कितनी कर पा रहे हो, खाली 10, क्योंकि आप तो रिप्लेसमेंट मॉडल पे काम कर रहे हो। तो आपको ये दिखेगा कि सर इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़नी तो चाहिए 30, लेकिन बिकॉज देर इज इंक्रीज इन द डिमांड एंड माई सप्लाई इज लिमिटेड, तो जो कैपिटल गुड्स है उनका प्राइसेस बढ़ जाएगा, और जैसे ही प्राइस बढ़ेगा आई हैव टू कट बैक ऑन माई इन्वेस्टमेंट डिमांड। सो मान लीजिए इन्वेस्टमेंट डिमांड जो कि होनी चाहिए थी 30, वो अल्टीमेटली आके सिर्फ कितनी हुई, 25। सो दिस इज माई 25। होनी चाहिए थी 14% पे डिमांड 30 की, लेकिन क्योंकि मेरी डिमांड बढ़ गई, सप्लाई लिमिटेड थी, तो इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं बढ़ पाई जितनी बढ़नी चाहिए थी। सो अल्टीमेटली आई विल कम बैक टू, अच्छा लेट्स कॉल इट 0.15, 20 15 बोल देते हैं। तो जो हमारी डिमांड थी वो इन्वेस्टमेंट की, वो अल्टीमेटली कहां पे आके रुक गई, 15 पे, होनी चाहिए थी 30 पे। एक स्टेप और आगे जाते हैं, मान लीजिए इसको हमने पॉइंट का नाम दे दिया T1, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगेन जो आपकी जो इंटरेस्ट रेट था वो आ गया 14 पे। फिर आपने क्या देखा कि भाई अब तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट की डिमांड कितनी जनरेट होनी है, 50 की, लेकिन अगेन सेम फंडा काम करेगा कि सर डिमांड तो हो रही है 50 की, लेकिन आपकी सप्लाई तो 10 पे लिमिटेड है। जितनी मेरी डिमांड बननी चाहिए थी 50 की, एट द रेट ऑफ 10% मेरी डिमांड बनी थी 50 की, लेकिन बिकॉज अगेन देर इज इंक्रीज इन डिमांड बट सप्लाई इज लिमिटेड, सो मेरी डिमांड उतनी नहीं बढ़ी, इतनी बढ़नी चाहिए थी। तो वो जो अब डिमांड नहीं हो रही है वो हो रही है खाली 25 पे। लेट्स कॉल इट पॉइंट नंबर T2। जब मैं पॉइंट नंबर T1 और T2 को कंबाइन करके थोड़ा एक्सटेंड करता हूं, सो ये जो कर्व मेरे पास बनकर आता है इसको हम बोलते हैं MEI, दैट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एमईसी क्या दिखाता है, एमईसी दिखाता है कि भाई जो इंडिविजुअल फर्म है, जो एक फर्म का जो डिमांड है वो क्या है विद रिस्पॉन्ड टू दी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। एमईआई ये दिखाता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं वो टोटलिटी में कितना डिमांड कर रही है व्हेन देयर इज चेंज इन दी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसको देख के आपको ये पता लग रहा होगा कि सर एमईसी और एमईआई तो बहुत अलग अलग काम कर रहे हैं। एमईसी इज अबव द एमईआई, एमईआई तो नीचे आ गया, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। तो एमईसी इंडिविजुअल फर्म का है, और जो डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है एमईसी के अंदर उसको हमने नया नाम दे दिया एमईआई के नाम से, ये बताते हुए कि भैया जो डिमांड है ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये टोटल फर्म्स क्या डिमांड करेंगी, जो कि मेरे एमईसी के रूल से अलग काम करती है। इसके अलावा हमारा एक दूसरा रीजन भी है जिसकी वजह से जो हमें टोटल फर्म्स की जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो इस तरीके से ऑपरेट होते दिखती है या एमईसी से ऑपोजिट ऑपरेट होते दिखती है। अब देखिए, जैसे ही किसी भी कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर के यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या करेगा, वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। भाई उसको अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करने का मौका मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बढ़ गई है। सो इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू द इंक्रीज इन डिमांड, यू विल हैव टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन। अब इकोनॉमी के अंदर आई एम श्योर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न का। नाउ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो क्या बोलता है, डिमिनिशिंग रिटर्न एक तरह से मान के चलिए जो हमारी इकोनॉमिक्स है या मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो उसका एक बहुत ही फंडामेंटल रूल है। आप कभी भी अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं स्पेशली इन दी शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट क्या है, आई एम श्योर कि अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या इसकी वीडियो देख रहे हैं तो आपको शॉर्ट रन पता होगा। शॉर्ट रन वो पीरियड है जहां पे मेरे पास कुछ वेरिएबल्स, कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं और बाकी सारे फिक्स्ड होते हैं। मान लीजिए लेबर वेरिएबल है और जो फैक्ट्री है वो फिक्स्ड है। कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे शॉर्ट टर्म के अंदर अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो मैं सिर्फ लेबर को छेड़ सकता हूं, मैं खाली लेबर को कम ज्यादा कर सकता हूं क्योंकि लेबर वेरिएबल है, फैक्ट्री फिक्स्ड है। मैं अपनी नई फैक्ट्री नहीं बना सकता शॉर्ट टर्म के अंदर, उसमें मुझे लॉन्ग रन में जाना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म के अंदर एक डिमिनिशिंग रिटर्न का फैक्टर काम करता है, मतलब देयर इज अ पॉइंट इन, देयर इज अ पॉइंट जब तक मैं अपनी लेबर बढ़ाऊंगा मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी, जैसे जैसे मैं लेबर बढ़ाता रहूंगा वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी, लेकिन अप टू अ पॉइंट। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे मुझे एक्स्ट्रा लेबर लगाने पे रिटर्न नहीं मिलता, मतलब मेरी रिटर्न कम हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो सिंपल सी बात है, एक तो आइडल फैक्टर रेशियो काम करता है,
कि भाई एक फैक्ट्री की कैपेसिटी है, एक फैक्ट्री में मैक्सिमम 30 लेबर काम कर सकती है। अब आपने 30 लेबर लगा रखी है, तो ठीक है, फैक्ट्री फुली ऑपरेशन अपने फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। जैसे ही आप 35 लेबर कर दी, तो वो 5 लेबर आप खुद तो काम करेंगी नहीं और बाकियों के काम में लगा डालेंगी, तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी और आपको उन 5 लेबर से जो रिटर्न आना चाहिए था वो डिमिनिश हो जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। अब सिंपल सीधी बात है, अगर किसी फैक्ट्री के अंदर कोई इनएफिशिएंट काम हो रहा है, क्योंकि आपने प्रोडक्शन बढ़ानी थी, शॉर्ट टर्म में थे तो आपने लेबर बढ़ा दी। अब जो लेबर नहीं आ रही है वो आपको बेनिफिट तो करनी थी, आपको नुकसान ही कर रही है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई क्योंकि आपकी फैक्ट्री के अंदर इनएफिशिएंसी बढ़ गई। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बढ़ने की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, जो आपका सप्लाई प्राइस है, आपके सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स विल गो अप। और सप्लाई प्राइस क्या है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है। सो आप किसी भी फंडामेंटल से आप लेके चलिए, अल्टीमेटली क्या होता है, जब सारी की सारी फॉर्म्स को हम एक साथ लेके चलते हैं, तो ऑल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉजेस योर सप्लाई प्राइस ऑफ द कैपिटल गुड्स टू इंक्रीज। अल्टीमेटली नुकसान किसको होता है, टोटलिटी में आपकी इकोनॉमी को नुकसान होता है कि जितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। और जो एमईआई का कर्व है, ये एमईआई का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमें ये बताता है कि एक इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट डिमांड कितनी है बाय द टोटल फर्म्स इन द इकोनॉमी। और एमईसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक इंडिविजुअल फर्म कैसे रिएक्ट करेगी फॉर डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड एज रिलेटिव टू योर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है तो आप ये वीडियो को वापस देख सकते हैं। इफ यू डिड like this video, please like, share and subscribe to my channel, and do check out other playlists which I have created. Thank you so much for watching.